ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डीपी मौर्य SSIC कनकपुर विद्यालय से। आज बच्चों कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के हम तीसरे लेसन के बारे में बात करना चाहेंगे और हमारा तीसरा लेसन है वैद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, यह एक ऐसा पाठ है जो कि हमारे आवर्त सारणी से संबंधी कुछ घटनाओं को और ऑक्सीकरण अपचयन की कुछ घटनाओं को हम अगर जानते रहेंगे हम तभी इस पाठ के विषय में पढ़ाई कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि हमारा वैद्युत रसायन के अंतर्गत हमारा क्या आता है। तो ध्यान देना बच्चों कि अगर किसी भी प्रक्रिया में अगर रासायनिक प्रक्रिया हमारी कोई संपन्न होती है और रासायनिक अपक्रियाओं के माध्यम से अगर हमें वहाँ पे विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहेंगे कि यह एक प्रकार का आपका ऊर्जा का परिवर्तन, मतलब रासायनिक अपक्रियाओं के माध्यम से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसी को हम लोग पहला पॉइंट में बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। देखिए बच्चों, ऊर्जा के हमारे कई स्वरूप होते हैं और उसी स्वरूपों के आधार पर हमारे जो इस पाठ में हमको पढ़ना है कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन, जो हमारे ये स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं, यह हमारा स्वरूप मुख्यतः आपके सेल और बैटरी में दिखाई देता है। ठीक है ना। सेल और बैटरी में आप ये देखते हो, सेल या बैटरी में आप यह देखते हो कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो देखिए बेटा, हमारे सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। एक होता है बेटा हमारा प्राथमिक सेल, एक हमारा होता है द्वितीयक सेल। मतलब कि जिस सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता हो परंतु रासायनिक का विद्युत में परिवर्तन न हो, उसे हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। और जिस सेल को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं उसे हम लोग द्वितीयक प्रकार के सेल के रूप में जानते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, इसमें इस पाठ का जो विशेषता है हम यही आपको जानना चाहेंगे। तो सेलों में या बैटरियों में एक हमारा शब्द होता है जो कि मुख्य भाग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड शब्द क्या है, इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो जो बैटरी हो या सेल हो उसमें हमारा एक इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं हम इसके बारे में बताएंगे। ध्यान देना बच्चों, अगर हम लोग किसी भी धातु के छड़ को, किसी भी धातु की छड़ को उसी के लवणीय विलयन में अगर डुबो देते हैं, तो ध्यान देना बेटा कि किसी भी धातु की छड़ को, मान लीजिए कोई हमारा बेटा एक धातु यहाँ पे विलयन है, हमने माना जिंक सल्फेट है ना, ये जिंक सल्फेट है। अगर हमने मान लीजिए कि जिंक सल्फेट का मैंने एक विलयन लिया, तो जिंक सल्फेट के विलयन में हम इसमें जिंक के ही धातु के टुकड़े को इसमें डालेंगे। ये बेटा हमारा क्या हुआ कि जिंक का ही हमारा एक धातु का टुकड़ा है और जिंक के ही लवणीय विलयन में उसको डुबोया जाता है। तो इस अवस्था में हमारा एक निष्कर्ष निकलता है कि जब हम किसी भी धात्विक छड़ को उसी के लवणीय विलयन में जब डुबोते हैं तो उस अवस्था में हमारा उस छड़ पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है बेटा? धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होता है। धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न होता है और उसी क्षण पर उत्पन्न होने वाले आवेश के विपरीत हमारे विलयन में भी हमारा आवेश उत्पन्न होता है। मान लीजिए अगर छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हुआ तो विलयन में ऋण आवेश,
यदि क्षण पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ तो हमारे विलयन में धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि यह आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोड एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम किसी धात्विक क्षण को उसी के जली लवणीय विलयन में अगर डुबोते हैं तो उस अवस्था में हमारा इलेक्ट्रोड पर धन या ऋण आवेश जो आता है वह आवेश के विपरीत हमारे विलयन में भी हमारे आवेश उत्पन्न होते हैं। इसी क्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रोड हमारे कितने होते हैं, कितने इसके हमारे भाग होते हैं? तो इलेक्ट्रोड की जो प्रक्रिया है वो हमारा दो भाग होता है। एक बेटा हमारा एनोड होगा, एक हमारा होता है कैथोड। इलेक्ट्रोड में दो भाग हुए, एक होता है एनोड, एक होता है हमारा कैथोड होता है। तो ध्यान देना बच्चों, एनोड की जो प्रक्रिया, जो भी हमारा जो क्षण एनोड के रूप में कार्य करेगा उस पर हमारा होता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, और जो हमारा कैथोड होता है उस पर होती है अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना? तो इसको दिमाग में रखिएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो दो भागों में बटेगा, एक हमारा बेटा होगा कैथोड और एक बेटा हमारा होता है एनोड। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो दो प्रकार का हुआ। ठीक, ये आपको समझ में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, कितने प्रकार के हमारे इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं? तो हमारे इलेक्ट्रोड जो होता है वो हमारे चार प्रकार के बनाए जाते हैं। पहला हमारा बेटा होता है धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड, मतलब कि हम लोग धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड लेंगे। अब धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड का मतलब यह हुआ कि किसी भी धात्विक क्षण को उसी के लवणीय विलयन में अगर डुबाया जाता है तो जो इलेक्ट्रोड हमारा बनता है उसे हम लोग बोलेंगे धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। उसी प्रकार बच्चों हमारा होता है गैसीय इलेक्ट्रोड। गैसीय इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? मतलब कि जो भी इलेक्ट्रोड हमारा बनाया जाएगा वो गैसीय इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करेगा। और गैसीय इलेक्ट्रोड भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नंबर दो होता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, और नंबर तीन होता है हमारा क्लोरीन इलेक्ट्रोड। याद रखना बेटा कि हमारे गैसीय इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक होता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, एक हमारा होता है क्लोरीन इलेक्ट्रोड होता है। ठीक, और देखिए बेटा हमारा धातु अविलय, धातु अविलय, धातु लवण इलेक्ट्रोड इसी प्रकार का ये। और मुख्य हमारा सबसे मुख्य भाग हमारा बेटा कौन होता है? ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होता है? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसा कोई इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की प्रक्रिया संपन्न होती हो उसी को हम लोग बोलते हैं धातु इलेक्ट्रोड। ठीक, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि कोई ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर हमारा ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन की क्रिया दोनों संपन्न हो, ऐसे इलेक्ट्रोडों को हम बोलते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो ध्यान देना बेटा, ऑक्सीकरण और अपचयन का यहाँ पे तात्पर्य क्या होता है? जैसे बेटा देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा कोई है, सपोज करिए यहाँ पे इसका हमारा प्लस चार्ज हो गया, यहाँ प्लस चार्ज हो गया। इसका आशय यह हुआ कि देखिए बेटा पहले हमारे इस मेटल पर, यम का मतलब होता है मेटल, इस धातु पे कोई आवेश नहीं था, लेकिन बाद में इस पर जो आवेश हमारा उत्पन्न हो रहा है वो प्लस आवेश हुआ। और यहाँ देखिए बेटा, अगर किसी भी तत्व का आपने ऑक्सीकरण की परिभाषा पढ़ी होगी, आपने 11वीं में ऑक्सीकरण की परिभाषा पढ़ी होगी कि जानते हो कि जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उस अवस्था में उसका होता है ऑक्सीकरण, और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वहां पे होता है अपचयन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे 0 से इन्होंने इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो यहाँ पे इनके पास प्लस चार्ज आया, अर्थात इस धातु ने अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, और जब त्याग किया होता है
तो वहां पे बेटा हम लोग क्या कहते हैं कि यह एक हमारी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। अगर बेटा यही हमारा अगर प्लस से हमारा यहां पे गया और ये हमारा यम बन गया, तो मतलब क्या, पहले इसके पास प्लस था, अब कितना हो गया, 0। तो यहां पे कहेंगे कि आपका प्लस से 0 हुआ, अर्थात आपने इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति किया। और इलेक्ट्रॉनों की जब प्राप्ति होती है तो वहां पे होता है अपचयन, और जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना होता है तो वहां होता है ऑक्सीकरण। तो मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हमारे संभव होते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। तो हमारे बताने का मतलब क्या है कि जो हमारे सेल और बैटरी में हम देखते हैं कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग उसमें मुख्य भाग ऐसा कौन कराता है, तो उसमें मुख्य बेटा हमारा होता है इलेक्ट्रोड। आइए हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में जो भी जानकारी आपको ने दिया कि इलेक्ट्रोड के 2 भाग होते हैं, एक होता है बेटा हमारा एनोड, एक हमारा होता है कैथोड। एनोड के पास हमेशा ऑक्सीकरण होता है और जबकि कैथोड के पास हमेशा बेटा हमारा अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक, हमारे इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने देखा इलेक्ट्रोड हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड आप कैसे बनाते हो, तो हमने आपको बताया कि सबसे मुख्य हमारा देखिए ही कि किसी भी धात्विक छड़ को उसी के जलीय लवणीय विलयन में अगर डुबोया जाता है तो धात्विक छड़ पर धन या ऋण आवेश जो उत्पन्न होता है और उसी के बराबर उतनी ही मात्रा में उसके विलयन में भी उसके विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। तो अगर यह क्रिया हमारी संभव होती है तो उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, तो इसी के माध्यम से हम इसको आपको बताए। आइए हम लोग आगे बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोड हमारा विभव क्या होता है। अब देखिए बेटा हम आगे बात करना चाहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। विभव को आप जैसे जानते हैं कि हमारा विभवांतर से संबंधित होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव का यहाँ पे तात्पर्य यह हुआ कि जब हम किसी भी धातु की छड़ को उसी के जलीय लवणीय विलयन में जब डुबोते हैं तो उस अवस्था में हमारा जो उसके ऊपर धनावेश या ऋणावेश आता है उसके आधार पर उसी विलयन में उसके विपरीत हमारा धन या ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रोड पर जो विभव होगा और हमारा विलयन का जो विभव होगा उसी के जो विभव का अंतर होता है उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव। जो मतलब जो उसमें विभव उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न होगा वही हमारा होता है इलेक्ट्रोड विभव होता है। अब देखिए कि कैसे हम यह जान पाएंगे कि किसका हमारा इलेक्ट्रोड विभव अधिकतम होगा, कब हमारा इलेक्ट्रोड विभव हमारा न्यूनतम होगा। तो वह हमारे 3 कारकों पर निर्भर करता है। मतलब क्या, जो भी हमारा जलीय विलयन होगा चालक की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति का मतलब यह हुआ कि अगर कोई हमारा ऐसा कोई चालक होगा जो जिसकी चालकता सबसे ज्यादा होगी, जिस धातु की या जिस चालक की चालकता सबसे अधिकतम होती है उसका इलेक्ट्रोड विभव का मान हमारा अधिकतम होती है। मतलब कि चालक की प्रकृति, अगर चालक की चालकता अगर अधिकतम होगी अर्थात वो धात्विक गुण जो होता है वो सबसे ज्यादा रखेगा तो उसका जो होगा इलेक्ट्रोड विभव का मान भी हमारा अधिकतम होता है। नंबर 1 करा धात्विक आयन की विलयन की सांद्रता। मतलब कि जो धात्विक आयन आपने लिया, जैसे मान लीजिए बेटा कि आपने धात्विक आयन लिया ZnSO4 या आपने कहा CuSO4, जो भी धात्विक आयन की सांद्रता हम लोग लेंगे उसमें यह देखेंगे कि जो हमारा धात्विक लवण का जो विलयन हमारा प्राप्त हुआ है उसकी सांद्रता क्या है। अगर उसकी सांद्रता अधिकतम होगी तो उस अवस्था में जो हमारा जलीय विलयन होगा उसके अंदर आयनीकरण की प्रक्रिया कम होगी, और जब आयनीकरण की प्रक्रिया हमारी कम होती है तो उस अवस्था में उसकी जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है
वो हमारा घट जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि जली विलयन का मतलब जिसमें हमने अपना इलेक्ट्रोड डाला, अगर उस विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो उस अवस्था में उस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो हमारा न्यूनतम प्राप्त होता है। ठीक, और देखिए अगला हमारा ताप पे निर्भरता। इलेक्ट्रोड विभव जो है ताप पे कैसे निर्भर करता है, याद रखना बेटा, किसी भी जली विलयन का अगर आप ताप बढ़ाते हो तो वह भले ही अधिक सांद्र था लेकिन उसकी आयनीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है, तो उस अवस्था में उसकी इलेक्ट्रोड विभव का भी मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक मुख्य शब्द यही रहा कि इलेक्ट्रोड विभव एक ऐसा कारक है कि जो हमारा धात्विक क्षण और धात्विक क्षण के जली विलयन के मध्य में जो विभवांतर हमारा उत्पन्न होता है उसको प्रभावित करने के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान हमारे इन तीन कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति का मतलब क्या, जिस धातु को आपने लिया है अगर उसकी चालकता ज्यादा होगी तो उस अवस्था में उसका इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिकतम होगा। नंबर 2, अगर धात्विक आयन की सांद्रता, धात्विक आयन के विलयन की सांद्रता अगर उसकी सांद्रता अधिकतम होगी तो उस अवस्था में हमारा जली विलयन का आयनीकरण कम होगा और आयनीकरण कम होने के कारण हमारे आवेशों का जो एकत्रीकरण है वो भी कम हो जाएगा और जिस कारण से उसकी जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाएगा। नंबर 3, हमारा ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव हमारा बेटा यह है कि जब हम लोग किसी भी धात्विक क्षण के जली विलयन का ताप बढ़ाएंगे तो भले ही उसकी सांद्रता पहले ज्यादा रही होगी लेकिन ताप बढ़ाने पर उसकी आयनन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी और जैसे ही उसकी आयनन की प्रक्रिया बढ़ेगी हमारा इलेक्ट्रोड विभव के मान भी हमारा बढ़ जाता है। तो आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रोड विभव के संबंधी जानकारी प्राप्त कराए हैं। आपको अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जो कि हमारे परीक्षा का मुख्य भाग है। कौन सा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। धन्यवाद।